ईरान में आज महिलाओं की जो हालत है उसे देखकर ये कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि एक ऐसा भी दौर था जब ईरान में बुर्का पहनने पर ही पाबंदी थी। तब ईरान की महिलाएं आज़ाद थी और अपनी मन मर्जी से जो चाहें वो पहन सकती थी। ये बात है 1925 के ईरान की। इस वक्त ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। इनके पहले शासक रजा शाह पहलवी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों से बहुत प्रभावित थे। वो पश्चिम के तौर तरीकों को सही मानते थे और महिलाओं को अधिकार दिए जाने के हक में थे। अपने शासन में पहलवी राजवंश ने ऐसे बहुत से फैसले किए जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। 1936 में रजा शाह ने कश्फ हिजाब लागू किया, यानी अगर कोई महिला हिजाब पहनेगी तो उसका हिजाब उतार दिया जाएगा। इसके लिए रजा शाह अपनी पत्नी और बेटी के साथ जनता के सामने आए, जहां उनकी पत्नी और बेटी ने हिजाब नहीं पहना हुआ था। रजा शाह चाहते थे कि ये देखकर देश की महिलाएं भी हिजाब पहनना छोड़ दें। वो बुर्के को पिछड़ेपन की निशानी मानते थे और चाहते थे कि देश की महिलाओं को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें इन रूढ़ियों को तोड़ना होगा। महिलाओं ने हिजाब के बैन का विरोध किया। इसके बाद रजा शाह ने इसके खिलाफ सख्त कानून बना दिए और महिलाओं से कहा गया कि अगर हिजाब पहनना है तो अपने घर पर पहनिए, लेकिन बाहर आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकती। रजा शाह के इन कानूनों से देश की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उनके खिलाफ विरोध होना शुरू हो गया। इसके कुछ समय बाद उनके 22 साल के बेटे मोहम्मद रजा शाह को शासक बना दिया गया। 1941 में मोहम्मद रजा शाह ने शासन संभाला और कश्फ हिजाब पर रोक लगा दी। अब महिलाओं को अधिकार था कि अगर वो चाहें तो बुर्का पहन सकती हैं। रजा शाह और उनके बेटे मोहम्मद शाह पहलवी ने ऐसे बहुत से फैसले किए जिससे कि देश की महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। उन्होंने महिलाओं की शादी की उम्र 13 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी। 1963 में उन्होंने महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया। इसके अलावा उन्होंने देश के फैमिली प्रोटेक्शन लॉज में भी भारी बदलाव किए जिससे महिलाओं को फायदा मिल सके। उस वक्त बने हुए फैमिली प्रोटेक्शन लॉज सिर्फ पुरुषों को ही फायदा पहुंचाने वाले थे। तलाक का अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास था। कोई भी महिला अगर चाहे तो वो अपने पति को तलाक नहीं दे सकती थी। इसके अलावा पुरुषों को 4 पत्नियां रखने की भी अनुमति थी। इसके खिलाफ भी मोहम्मद रजा शाह ने सख्त कानून बनाए। तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी सिर्फ पुरुषों को ही मिल सकती थी। इन कानूनों में भी रजा शाह ने बदलाव किए ताकि तलाक के बाद महिलाओं को भी बच्चे की कस्टडी मिल सके। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत से स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई। उनके शासनकाल में ईरान की यूनिवर्सिटीज़ में महिलाओं की संख्या 30% से अधिक थी। ईरान में हो रहे इस बदलाव से देश की एक बड़ी आबादी खुश नहीं थी और इनमें महिलाएं खुद शामिल थी। 2500 सालों से ईरान में राजशाही चलती आ रही थी जिससे देश की जनता खुश नहीं थी और चाहती थी कि उनका लीडर ऐसा हो जो उनके धार्मिक मान्यताओं की इज्जत करे और उन पर पश्चिम के तौर तरीके और कानून ना थोपे। जनता को लगता था कि रजा शाह अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुश करना चाहते हैं और उनके मन में इस्लाम के लिए कोई इज्जत नहीं है। धीरे धीरे पूरे ईरान में मोहम्मद रजा शाह के खिलाफ बगावत होना शुरू हो गई। इस बगावत को एक लीडर की ज़रूरत थी और वो उन्हें मिला शियाओं के धार्मिक नेता अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी में। अयतुल्ला दरअसल एक उपाधि है जो उस व्यक्ति को दी जाती है जिसे इस्लामिक टीचिंग्स और इस्लामिक लॉज में एक्सपर्टीज़ हासिल हो। अयतुल्ला एक ऐसे ही धार्मिक नेता थे जो खुद रजा शाह के प्रो वेस्ट तौर तरीकों से बिल्कुल खुश नहीं थे। ईरान की जनता के साथ मिलकर खोमानी ने इस बगावत को आगे बढ़ाया। खोमानी चाहते थे कि ईरान से राजशाही का सफाया हो और ईरान में गणतंत्र स्थापित हो। हालांकि उनके असली मंसूबे कुछ और थे। उनका मानना था कि ईरान पूरी तरह एक इस्लामिक स्टेट में बदल जाए और यहाँ शरिया लॉ का पालन हो। अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह के कारण धीरे धीरे मोहम्मद रजा शाह पर दबाव बना और 1979 में उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह ईरान से राजशाही का अंत हो चुका था। अब पावर खोमैनी के हाथ में थी। खोमैनी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन पास करवाया। इसके लिए देश की जनता से वोट लिया गया। उनसे पूछा गया कि क्या वो चाहते हैं कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री बन जाए। 90% लोगों ने इसका समर्थन किया और इस तरह ईरान पूरी तरह एक इस्लामिक कंट्री बन गया। इस क्रांति को इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है और इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नवंबर 1979 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद खोमैनी ईरान का पहला सुप्रीम लीडर बन गया।
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसे रहबर कहा जाता था। सुप्रीम लीडर देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। देश में कोई भी नया कानून सुप्रीम लीडर ही पास करवा सकता था। खोमैनी के ईरान का सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान दुनिया में शिया इस्लाम का गढ़ बन गया। सत्ता में आते ही खोमैनी ने महिलाओं के अधिकार काफी कम कर दिए। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 9 साल कर दी। हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अपना शरीर ढकने के लिए महिलाओं को कोट पहनना अनिवार्य था। कोई भी महिला अपने पति की लिखित परमिशन के बिना देश से बाहर नहीं जा सकती थी। उनके अकेले ट्रैवल करने पर पाबंदी लगा दी गई। पहलवी राजवंश ने फैमिली प्रोटेक्शन लॉज में महिलाओं के हक में जो भी बदलाव किए थे उन सभी को हटा दिया गया। बहुत से कानून महिलाओं पर थोप दिए गए। महिलाएं मर्दों से हाथ तक नहीं मिला सकती थी। इसके अलावा एक मोरालिटी पुलिस भी शुरू कर दी गई, जो आजकल भी चर्चा में है। इनका काम था जगह जगह जाकर ये देखना कि देश में शरिया कानून का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। जो भी महिलाएं ठीक से हिजाब पहने नहीं पाई जाती, उन्हें मोरालिटी पुलिस गिरफ्तार कर लेती और एक अलग जगह ले जाकर इन्हें शरिया कानून का पाठ पढ़ाया जाता। दोबारा ऐसी गलती किए जाने पर महिलाओं को सख्त सजा दी जाती थी, जिसमें मौत की सजा भी शामिल थी। इसी साल सितंबर में ऐसा ही एक वाकया हुआ जब 22 साल की माशा अमीन नाम की एक लड़की को ठीक से हिजाब ना पहनने के कारण मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रास्ते में उसके साथ इतनी मारपीट की गई कि वो कोमा में चली गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद से ही महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं और इसमें उन्हें दुनिया भर से समर्थन भी मिल रहा है। 1936 में हिजाब पर बैन का विरोध करने वाली महिलाओं ने ये नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर उनके इस फैसले से देश में महिलाओं की क्या दशा होने वाली है। इसके लगभग 80 साल बाद आज उनके ही देश की औरतें हिजाब के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ईरान में महिलाओं की इस दुर्दशा की जिम्मेदार वो औरतें भी हैं जिन्होंने ईरान के इस्लामिक स्टेट बनने में जोर शोर से हिस्सा लिया था। वर्तमान में ईरान में हो रहे प्रदर्शनों में भाग लेने वाली 400 से ज़्यादा महिलाओं को अब तक मौत की सज़ा दी जा चुकी है। कोई भी बड़ी क्रांति कुर्बानियों के बिना पूरी नहीं होती और ईरान में हो रही महिलाओं की इस लड़ाई में अभी बहुत सी कुर्बानियां बाकी हैं। इस सब के बीच आज भी दुनिया में बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो हिजाब का ये कहकर समर्थन करती हैं कि औरतों को क्या पहनना है क्या नहीं, ये उनकी चॉइस है। लेकिन हिजाब पहनने में चॉइस जैसे शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। हिजाब सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि एक गहरा धार्मिक प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जो औरतों में मॉडेस्टी कल्चर को बढ़ावा देता है। ये मॉडेस्टी कल्चर ही महिला विरोधी है और ऑपरेशन की मानसिकता को दर्शाता है। वो औरतें जो खुद को फेमिनिस्ट मानती हैं और माई बॉडी माई चॉइस के नाम पर हिजाब को सेलिब्रेट करती हैं, वो ये कैसे भूल जाती हैं कि जिसका आधार ही ऑपरेशन हो, वो औरतों के लिए आज़ादी कैसे ला सकता है। ये मत भूलिए कि जब आप हिजाब का समर्थन करते हैं तो आप इसके साथ जुड़ी धार्मिक कट्टरता का भी समर्थन कर रहे हैं और शायद ईरान की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का भी।